इकोनॉमी करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 और आर्थिक समीक्षा 2022-23 को देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। और ये जो हमारी पीडीएफ लॉन्च हुई है करंट अफेयर्स, उसी का एक पार्ट है। तो अगर आपको पूरी करंट अफेयर्स लेनी है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, नियुक्तियाँ, अभ्यास, खेल, विज्ञान, यानी जितने भी करंट अफेयर्स के पिछले एक साल की घटनाएं हैं, वो सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी गई है। यानी समग्र तैयारी मात्र एक किताब या पीडीएफ से आपको करनी है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए और इस पीडीएफ को प्राप्त करिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 वित्त मंत्री द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज ये होता है, 31 जनवरी को प्रस्तुत की गई वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा। आर्थिक समीक्षा ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार होता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ओके, मुख्य तथ्यों को देखते हैं आर्थिक समीक्षा के। तो इस बार की जो थीम थी वो थी मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्व स्तरीय। इस थीम के साथ आर्थिक समीक्षा को इस बार पढ़ा गया था। अगर हम आर्थिक समीक्षा में राजकोषीय घाटा की बात करें तो 2020-21 में जीडीपी का 9.2%, 2021-22 में जीडीपी का 6.7% और 2022-23 में जीडीपी का 6.4% राजकोषीय घाटा अनुमानित है। ओके, ये आर्थिक समीक्षा की बात की जा रही है। वहीं आर्थिक समीक्षा में जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई है? 2020-21 में जीडीपी की वृद्धि दर 6.6% रही, 2021-22 में 8.7%, 2022-23 में 7% और 2023-24 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें 6 से 6.8% अनुमानित है जीडीपी वृद्धि दर भारत की। ओके, वहीं अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में 2022-23 में कृषि में 3.5%, उद्योग 4.1% और सेवा में 9.1% की वृद्धि ये अनुमानित है, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। ओके, मुद्रास्फीति की बात करें तो 2022-23 में थोक मूल्य सूचकांक पर मुद्रास्फीति 11.5% रही, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर 6.8% रही। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन डॉलर था और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में छठा स्थान था। नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर जापान और नंबर 3 पर स्विट्ज़रलैंड है। देखिए, प्रश्न आपका दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो वो आगे लिख देगा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना था, या फिर वो तुरंत का डाटा दे देगा जो कि आपको हमारे नोट्स में मिलेगी, पूरा लेटेस्ट डाटा कि अब मौजूदा समय पर विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। ओके, 2022 में भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है। 100 बिलियन डॉलर का प्रेषण भारत में हुआ। नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर मैक्सिको, नंबर 3 पर चीन और नंबर 4 पर फिलीपींस बना रहा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक समीक्षा की जो पूछी जाती है, भारत का निर्यात और आयात किसके साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत का निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ हुआ। नंबर 1 पर अमेरिका है, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक देश। दूसरे नंबर पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड और चौथे नंबर पर चीन। वहीं अगर हम वस्तुओं की बात करें तो सर्वाधिक निर्यात इंजीनियरिंग सामान का हुआ। पेट्रो उत्पाद दूसरे नंबर पर रहा, ज्वेलरी तीसरे नंबर पर और रसायन चौथे नंबर पर रहा। वहीं टॉप 10 में पहली बार चावल सबसे ज़्यादा निर्यात वाली वस्तुओं में शामिल रहा। पिछले वर्ष के मुकाबले 16% की वृद्धि चावल निर्यात में इस बार दर्ज की गई, इसीलिए वो टॉप 10 में पहली बार जगह बनाया। वहीं हम आयात की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन के साथ हुआ, फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, फिर अमेरिका और फिर रूस रहा चौथे नंबर पर। वहीं सर्वाधिक आयात वाली वस्तुओं की बात करें तो पेट्रोलियम का सबसे अधिक आयात हुआ, नंबर 1 पर रहा। दूसरे नंबर पर पेट्रो उत्पाद, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और चौथे नंबर पर कोयला का स्थान रहा। ओके, कुछ और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा में।
भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बना। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता है तथा ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ओके। खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021-22 के चौथे अनुमान में 315.7 मिलियन टन रहा। अप्रैल से नवंबर 2022 तक सकल कर राजस्व में 15.5% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल से दिसंबर 2022 तक जीएसटी संग्रह में 24.8% की वृद्धि हुई। अप्रैल 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.25% की वृद्धि हुई। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.7% से बढ़कर 2.5% रहा। बेरोजगारी दर ये घटी है, पहले 2018-19 में 5.8% थी, 2020-21 में 4.2% हो गई है। 2005-06 से 2019-20 में 41.5 करोड़ यानी 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ये आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। ओके, कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य तथा लौह अयस्क के निर्यात पर कर 30% से बढ़ाकर 50% किया गया। यानी कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटा दिया गया और लौह अयस्क के निर्यात पर कर को, टैक्स को बढ़ाया गया। एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सामाजिक क्षेत्र पर खर्च 2016 में 9.1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023 में 31.3 लाख करोड़ रुपए हुआ। स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च 2023 में जीडीपी का 2.1% रहा, 2021 में 1.6%। आयुष्मान भारत योजना से 22 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं 4 जनवरी 2023 तक। ई श्रम पोर्टल पर 28.5 करोड़ श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है 31 दिसंबर 2022 तक। 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2005 के स्तर से। भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधन से 40% अधिस्थापित बिजली क्षमता का लक्ष्य 2030 से पहले ही प्राप्त कर लिया जाएगा, ऐसा सर्वे में बताया गया है। 2029-30 तक अधिष्ठापित विद्युत क्षमता 800 गीगावाट से अधिक होगी, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा 500 गीगावाट से अधिक होगी। अक्टूबर 2022 तक अधिष्ठापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 61.6 गीगावाट। 2030 तक 5 मिलियन टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता होगी। नवंबर 2022 में भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क भी जारी किया गया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य इस आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ता 117.8 करोड़ हैं, इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े हैं, जिसमें 44.3% ग्रामीण क्षेत्र में है। भारत मोबाइल फ़ोन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश है चीन के बाद। भारत में 2015 में मात्र 6 करोड़ मोबाइल का निर्माण हुआ था, जो बढ़कर 2021 में 29 करोड़ पहुंच गया है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख आंकड़े थे आर्थिक समीक्षा के, और आर्थिक समीक्षा में इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में पढ़ते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। देखिए, संविधान में बजट तो नाम का कोई उल्लेख ही नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसको हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, जो कि अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। एक वित्तीय वर्ष जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, इसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण ही बजट है। ओके, बजट 2023-24 के प्रमुख बिंदुओं को देखिए। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले अंतिम ये पूर्ण बजट है, क्योंकि इस बार जो बजट आएगा वो अंतरिम बजट होगा, ना कि अंतिम बजट होगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने इसे अमृत काल में पहला बजट कहा तथा इसके लिए 3 विजन की बात भी की। कितने विजन? 3 विजन। पहला कौन सा है? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है रोजगार सृजन में वृद्धि करना। और तीसरा है सुदृढ़ और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण का निर्माण करना। ये 3 विजन की बात वित्त मंत्री ने की।
बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं तय की गई जिसे सप्तऋषि कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कितनी? 7 प्राथमिकताएं, इसी को सप्तऋषि कहा गया। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना और निवेश यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है हरित विकास, पांचवा है वित्तीय क्षेत्र, छठा है युवा शक्ति और सातवां है क्षमता को उभारना। ये सप्तऋषि है जिनकी बात बजट 2023-24 में की गई और इन्हीं को प्राथमिकता दी गई। बजट अनुमान की बात करें 2023-24 में तो कुल व्यय 45 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि कुल प्राप्तियां 27.2 लाख करोड़ रुपए की हैं। राजकोषीय घाटा ये 2023-24 में जीडीपी का 5.9% का अनुमानित है। 2025-26 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य है राजकोषीय घाटा के। 2022-23 में कितना था? 6.4%, जो कि संशोधित अनुमानों के ये आंकड़े हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण घोषणाओं को देखते हैं। 2022-23 में भारत की विकास दर 7% रही, जो कि तुलनात्मक रूप से और देशों की तुलना में बेहतर थी, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड था। अगर उसको देखा जाए तो और देशों की तुलना में भारत की काफ़ी अच्छी स्थिति थी। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनवाया जा चुका है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख रुपए वर्तमान में हो चुकी है। 9 वर्षों में ये 2 गुनी हो गई है। 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। यानी ये डिजिटल इंडिया जो भारत का मिशन है उसको सार्थक करने के एक अच्छा कदम है। 102 करोड़ व्यक्ति का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हो गया है। बजट 23-24 की कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं को देख लीजिए। श्री अन्न योजना प्रारंभ करने की घोषणा, जिसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे, श्री अन्न से संबंधित तमाम योजनाएं लागू हो रही हैं। मिलेट्स संस्थान की इसके लिए एक हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना चलाई जाएगी, जिसमें 2 साल में 2 लाख का निवेश किया जाएगा, जिसमें 7.5% का रिटर्न मिलेगा और टैक्स में छूट भी मिलेगी। ये महिलाओं के लिए है स्पेशल। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2047 तक एनीमिया मुक्त बनने का लक्ष्य है। इसी के लिए सिकल सेल एनीमिया प्रोग्राम चलाया गया है भारत में। आयकर की दरों में बदलाव किया गया है। अब 7 लाख रुपए तक टैक्स से छूट दी गई है। 3 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स देना होगा। मुफ्त अन्न योजना का विस्तार 1 वर्ष तक किया गया है। हालांकि ये बजट में किया गया था, अब तो इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी अब ये योजना आपकी 2028 तक चलेगी। ओके। कृषि के लिए कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है। पीएम आवास योजना फंड में 66% की वृद्धि की गई है और पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अनुसूचित जाति मिशन पर अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि की गई है। 10 लाख करोड़ रुपए इसको किया गया है। रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। यानी इतना पहले कभी भी रेलवे को नहीं दिया गया। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। शहरी अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की जाएगी तथा प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा इसका किया जाएगा। आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। ये क्यों किया गया है? उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए। 740 एकलव्य आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक 5 MMT के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। राज्यों को GSDP के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है। 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन के प्रदर्शन में सुधार के लिए
और अभी जो नीति आयोग की पहली डेल्टा रैंकिंग ब्लॉकों के लिए जारी की गई है वो इसी से संबंधित है। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री यानी भारत साझा शिलालेख की स्थापना की जाएगी। हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। कितने? 3। 5G सेवाओं के उपयोग के लिए 100 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। 500 नए अपशिष्ट से धन, जिसको गोबर धन कहा जाता है योजना, उससे संयंत्र की स्थापना की जाएगी। 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, जिसमें 10,000 बायो इनपुट संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, जिसमें ODOP और GI टैग, जो GI उत्पाद होते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना भी लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत 3 साल में 47 लाख युवाओं का प्रशिक्षण करना लक्ष्य है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, इसकी भी शुरुआत की जाएगी, जिसमें जमा सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति के स्रोत अगर देख लें तो इस बजट के अनुसार सबसे ज़्यादा सरकार को राजस्व की प्राप्ति उधार एवं अन्य देयताओं से होती है, लगभग 34%। दूसरे नंबर पर GST है, यानी वस्तु एवं सेवा कर 17%। तीसरे नंबर पर आयकर और निगम कर है, दोनों से 15% सरकार को प्राप्त होता है। वहीं सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया जाता है? ब्याज भुगतान पर, लगभग 20%। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 18%। ये सरकार के व्यय के प्रमुख स्रोत हैं। मिष्टी योजना का भी जिक्र किया गया है मैंग्रोव पौधारोपण के लिए। मैंग्रोव जो होते हैं, जो तटीय प्रदेशों में उगने वाले पौधे होते हैं तट के पास, उसमें और उसकी वृद्धि करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मिष्टी योजना चलाई गई है। स्वास्थ्य व्यय में GDP के 2.1% की वृद्धि की गई है। शिक्षा व्यय में GDP के 2.9% की वृद्धि की गई है। PM प्रणाम योजना चलाई गई है। राज्यों को वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए PM प्रणाम योजना चलाई गई है। ओके, तो ये आपके बजट के कुछ महत्वपूर्ण बातें थी और आर्थिक समीक्षा से संबंधित। अगले वीडियो में हम आपको UP उत्तर प्रदेश स्पेशल बजट को लेकर आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हिंदी का टेस्ट भी दीजिए और साथ ही साथ आज शाम को हिंदी का पर्यायवाची, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची 100, जो आज तक आप लोगों ने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, वो आज शाम को आपको मिलेगा। उसके लिए वेट करिए। नमस्कार।